पूना वाला का बेसिकली पहले हम बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो पूना वाला जो है आपका, ये जो पूना वाला फिनकॉप है, ये स्टॉक का मार्केट कैप कुछ 29,000 करोड़ के आसपास जो है। पूना वाला को एक प्रीमियम देता है मार्केट, अगर आप नोटिस करोगे तो 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे जो है, या 3 टाइम से भी ज़्यादा जो है उस पर ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। अब पूना वाला को इतना ज़्यादा प्रीमियम क्यों देता है मार्केट? क्योंकि पूना वाला जो है बड़े फास्ट पेस पे अपनी लोन बुक इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आप बाकी एमएसएमई लेंडर्स को देखोगे तो उस हिसाब से पूना वाला की जो लोन बुक है उसके अंदर फास्ट पेस इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। 50% से जो ये 50% के रेट के आसपास जो है पूना वाला अपनी लोन बुक जो है वो ग्रो कर रहा था। अब किसी भी फाइनेंशियल को आप ट्रैक करते हो, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो, बीट बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी वगैरह कोई भी कंपनी हो, तो उसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट का या फिर लोन बुक का कितना फास्ट पेस पे ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है? क्योंकि आज के डेट पे समझो, आज एच बैंक ट्रैक कर रहे हो, या आप एच बैंक के साथ दिक्कत क्या हुआ है? एच बैंक के स्टॉक ने रिटर्न देना क्यों बंद कर दिया? अगर आप नोटिस करोगे तो एच बैंक के स्टॉक ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि एच बैंक का जो है वो मर्जर हो चुका है, लोन बुक जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है, प्रॉब्लम्स बैंक में आनी स्टार्ट हो चुकी है, लोन बुक की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम थी। एच बैंक ने पहले बड़ा सारा रिटर्न दिया है क्योंकि लोन बुक जो है वो 30% पे ग्रो हो रही थी। अगर आप बाकी माइक्रो फाइनेंस लेंडर की बात करोगे तो आपका पूना वाला फिनकॉर्प भी है, एक एमएसएमई लेंडर है। अभी रिसेंटली इनके सीईओ में भी चेंज हुआ है, अरविंद कपिल जो है इनके नए सीईओ है। अगर आप एज़ कम्पेयर टू पूना वाला को आप दूसरे एमएसएमई लेंडर से कंपेयर करोगे तो सारे माइक्रो फाइनेंस लेंडर एमएसएमई लेंडर के साथ बहुत बड़ा इशू चल रहा था, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है उसमें रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया, ये बैंक्स, एनबीएफसीज, आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अब हाउसिंग फाइनेंस के साथ ये हुआ नहीं, इनफैक्ट आपके माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई स्पेस में ही ये हो रहा था। तो उसके अंदर क्या हो गया कि कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई। कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई मतलब कंपनीज के पास जो है पैसे जितने वो लेंड कर रहे थे उस हिसाब से इतने जितना वो लेंड कर रहे थे उतना कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन एफिशिएंसी अगर 100% थी, मतलब आप 100 लेंड कर रहे हो और 100 ही कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी अगर कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल 98%, तो आप 100 लेंड तो कर रहे हो लेकिन कलेक्ट तो सिर्फ 98 कर पा रहे हो। अगर आप बैंकिंग के बिजनेस में हो, मनी लेंडिंग के बिजनेस में हो, तो मनी कलेक्शन जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक बन जाता है। अगर आपका मनी कलेक्शन से प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो आपके एसेट्स सब खराब होने लगेंगे, बैड एसेट्स खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रॉस एनपीए इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लोन बुक खराब हो जाएगी पूरी, जीएनपी एनएनपीए दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो कि आप कभी भी कोई फाइनेंशियल को ट्रैक करते हो तो ये सब कुछ ध्यान में रखनी होती है चीज़ें। ग्रोथ जो है लोन बुक का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, क्योंकि क्या पेस पे जो है कंपनी अपनी लोन बुक ग्रो कर रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूनावाला के केस में देखोगे तो 52% का ईयर ऑन ईयर का जो है लोन बुक के अंदर ग्रोथ देखने मिला है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आप ट्रैक कर रहे हो, मनी लेंडिंग इंडस्ट्री ट्रैक कर रहे हो, फिनेंशियल ट्रैक कर रहे हो, तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। जैसे आपकी दूसरी कंपनीज के अंदर, जैसे कि आप एफएमसीजी कंपनी ट्रैक करोगे या फिर आप कोई और सेक्टर के अंदर कंपनीज ट्रैक करोगे तो उसके अंदर सेल्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, जैसे हम बोलते हैं टॉप लाइन। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो टॉप लाइन होता है उसे हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर हमें 42% का इंक्रीज देखने मिला है। पीपीओपी, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं हम इसे, इसके अंदर 47% का इंक्रीज देखने मिला है। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप रेवेन्यूज ट्रैक नहीं करते हो, आप नेट इंटरेस्ट इनकम और पीपीओपी ट्रैक करते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अगर आप देखोगे तो 46% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने मिली है अगर हमें। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अगर आप लोन बुक से ग्रोथ रेट कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर थोड़ा कम ग्रोथ रेट देखने मिला है। पूना वाला फिनकॉर्प के जीएनपी और एनएनपीए मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि जितनी भी आप एनबीएफसीज कंपेयर करोगे तो पूना वाला के जो एनएनपीए के नंबर है, जीएनपीए के नंबर है, वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब एसेट क्वालिटी जो है ये बैंक की बहुत अच्छी है। अगर एसेट क्वालिटी किसी भी बैंक की अच्छी होती है, फाइनेंशियल की अच्छी होती है, एनबीएफसी की अच्छी होती है, तो बेसिकली बात यही है कि अगर इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है या अच्छे स्टेबल रेट पे एसेट क्वालिटी जो है वो पड़ी होती है, तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है या कॉस्ट ऑफ फंड जो है, कि जिस रेट पे बैंक्स वगैरह को पैसे लेंड किए जाते हैं, अब आपकी बैंक हो या एनबीएफसी हो, इन्हें भी तो किसी ना किसी से तो बोरो ही करना पड़ता है। अब एनबीएफसी के केस में मैक्सिमम बोरोइंग जो है आपके बैंक से होती है, तो बोरोइंग का जो कॉस्ट है आपका वो रिड्यूस हो जाता है अगर आपकी एसेट क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो तो उस वजह से जो पूना वाला का अगर आप कॉस्ट देखोगे तो बहुत सारे रेट इंक्रीज देखने मिले ये साल। बट वो रेट इंक्रीज की वजह से भी पूना वाला का अगर आप कॉस्ट ट्रैक करोगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो हमें इधर यहाँ देखने मिल जाएगा इनके इन्वेस्टर्स पीपीटी में। तो कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कंपनी ने स्टेबल रखे रखा है, ज़्यादा इंक्रीज वगैरह देखने नहीं मिला है हमें कॉस्ट ऑफ फंड में, जो कि आप नोटिस कर रहे रहोगे। फिर उसके बाद बात करें तो पूना वाला का जो आर है वो 4.62% के आसपास जा चुका है,
और अब पूनावाला के अंदर पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो पूनावाला के स्टॉक ने जो है परफॉर्म करना बंद कर दिया। भले ही मैनेजमेंट ने टारगेट्स वगैरह अच्छे दिए, मतलब पहले जिस रेट पे पूनावाला की जो लोन बुक है वो ग्रो कर रही थी 50%, 40 to 50% का था, उसका गाइडेंस घटा के 30 to 35% कर दिया। टारगेट ये है कि अगले 5 से 6 साल के अंदर लोन बुक भी 5 से 6 गुना हो जाएगी। मतलब ग्रोथ रेट वही हो गया, 35 to 40% हो गया, या 30 to 35% के अगर के ग्रोथ रेट पे जो है ये लोन बुक ग्रो करेंगे, जो कि डिसेंट है अगर आप बाकी कंपनीज़ को कंपेयर करोगे तो। बट मुझे पर्सनली इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, क्योंकि मुझे उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर आप ऐसी कंपनीज कंसिडर करते हो NBFCs, MSME लेंडर्स वगैरह, तो दिक्कत ये है कि हर लोन जो है वो सिक्योर्ड लोन नहीं होता है, तो ये एक दिक्कत हो जाती है ये वाले केस में। तो अगर आप उसी जगह मेरे को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो सिक्योर्ड लोन देती है, आपका मॉर्टगेज को रख कर लोन्स वगैरह देती है, तो उस हिसाब से उसके अंदर NNP और GNP का जो सीन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। भले ही उनके थोड़े बहुत मार्जिन ऊपर नीचे होते रहेंगे एज यू कंपेयर इट विद NBFC, बट उस हिसाब से रिस्क वाइज मुझे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो बेटर लगती है, क्योंकि फाइनेंशियल के अंदर आपकी एक बार लोन बुक के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आने लगता है, एसेट क्वालिटी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आने लगता है, तो आपकी एसेट क्वालिटी खराब होने लगती है, आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मार्जिन कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका NIMs भी रिडक्शन देखने मिलता है, आपको लोन बुक के पेस ऑफ ग्रोथ के अंदर भी रिडक्शन देखने मिलता है, और इसके साथ साथ आपके प्रॉफिट के अंदर भी रिडक्शन देखने मिलता है, जिसकी वजह से EPS के अंदर भी आपके स्टॉक के जो है वो रिडक्शन देखने मिलता है हमें, और इसके वजह से स्टॉक का प्राइस जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अब पूनावाला के केस में क्या हुआ कि क्या इसकी एसेट क्वालिटी खराब है। अब एसेट क्वालिटी का अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लूँ, बैंकिंग के केस में NBFC भी बड़ी सारी एग्जांपल्स है हमारे पास, बट IDFC फर्स्ट बैंक का भी एसेट क्वालिटी जो है वो खराब हो गया, क्योंकि इनका JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, इनके जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की जो एसेट क्वालिटी है वो एकदम से ख़राब हो गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोविजंस कर दिए उसके लिए, क्योंकि अगर आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब होने लगती है तो आपके प्रोविजंस वगैरह इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो तमिलनाडु में फ्लड्स आ गए तो इनके एकदम से लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, एसेट क्वालिटी वहाँ की ख़राब हो गई, तो प्रोविजन IDFC ने बहुत ज़्यादा की है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिला है। अब उसी तरीके से किसी भी फाइनेंशियल का जो है वो मैनेजमेंट बदल जाता है, तो हमें पता नहीं होता है ना कि मैनेजमेंट का आखिर ब्रॉड बेस क्या है सोचने का, वो किस तरीके से सोच सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट चेंज होने से अगर कलेक्शन एफिशिएंसी खराब हो जाती है, एसेट क्वालिटी खराब हो जाती है, एकदम फास्ट पेस पे लेंड तो कर रहे हो लेकिन देख ही नहीं रहे हो कि कहाँ डिसबर्समेंट हो रहा है, कहाँ ब्रांचेस सही से ओपन हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। अब बात करें पूना वाले के नए मैनेजमेंट की, तो ये पूरा HDFC बैंक का जो पुराना मैनेजमेंट है वो है। अब इन्होंने जो है, इसका जो करंट मैनेजर है उसने ओवर 40,000 करोड़ या नहीं, कुछ 7 लाख करोड़ के आसपास का जो पोर्टफोलियो है वो हैंडल कर रखा है। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट तो है वो केपेबल है। आपका जितना भी पुराना HDFC बैंक का जो मैनेजमेंट है वही है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट ख़राब है, बट मैनेजमेंट चेंज हो जाता है तो मार्केट के अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और मार्केट्स को जो है अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर हम इनका आगे का प्लान करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लोन बुक का ग्रोथ रेट देकर रखा है 30 to 35%, और इनके प्लान है अभी कि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे, एक्सपांड वगैरह करेंगे, नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर एंटर कर रहे हैं। इनके जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है इनके पास, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इसे और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है जहाँ मैनेजमेंट को ऐसे पर्सनली लगता है कि भाई ये फैक्टर्स पे प्रोडक्ट जो है वहाँ का पोर्टफोलियो ये लोग बना सकते हैं, तो उस प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अंदर भी ये जो बैंक है वो एंटर कर रही है, जैसे कि इसके CEO ने बताया अभी रिसेंट कॉन कॉल के अंदर। अब इनके नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसके अंदर ये एंटर करेंगे वो कौन से प्रोडक्ट है? पहला जो आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल, दूसरा जो है वो है प्राइम लेंडर्स को ये लेंड करेंगे, तीसरा जो है वो है शॉपकीपर लोन्स करेंगे, और फिर उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह या यूज व्हीकल्स के कैटेगरी में भी ये जो है वो लोन वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। अब मुझे देखना है कि ये जो नए प्लान्स इन्होंने किए हुए ये एग्जीक्यूट किस तरीके से करता है मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक और फैक्टर हो जाता है कि आगे बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रहेगी। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज तो सारे NBFCs ही अच्छे, मोस्ट ऑफ दी NBFCs अगर आप देखोगे तो, और लोगों को तो यही चाहिए कि आप जो लोन है NBFCs वगैरह जो है जल्दी जल्दी लोन देते, लोगों को जल्दी जल्दी लोन मिल जाए, 1 क्लिक पे 2 क्लिक पे, एक बार KYC करना पड़े 2 बार KYC करना पड़े, उससे ज़्यादा लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते। मतलब लोग चाहते हैं कि लोगों को जो लोन्स वगैरह है वो जल्दी मिल जाए। अगर आप इनकी लोन बुक देखोगे, अभी के जो इनके प्रोडक्ट सूट है वो अगर देखोगे, तो पर्सनल लोन, प्री ओन कार लोन, बिजनेस लोन, LAPs, प्रोफेशनल लोन्स और अदर लोन्स। अब जितना अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो बिजनेस लोन पे चार्ज किया जाता है, जो कि 15% के आसपास का है, और फिर पर्सनल लोन पे कुछ 11% के आसपास का है। अब NBFC है तो इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा चार्ज करेगी, आपके बैंक के रेट पे आपको NBFC लेंड नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपको बैंक लेंड ही नहीं कर रही है तो आपको NBFC के पास ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। तो NBFC कंपैरेटिवली रेट्स भी हाईयर चार्ज करते हैं, और NBFC जो है लेंडिंग के अंदर भी बैंक से अगर आप कंपेयर करोगे तो एग्रेसिव होती है।
अब ये जो कंपनी मॉडल फॉलो कर रही है वो है फिजिटल मॉडल। अब फिजिटल मॉडल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बेसिकली हर कंपनी कर रही है, हर एक एनबीएफसी ये कर रही है, बट ये जो है इन्होंने इसको एक इंटरेस्टिंग सा नाम देकर रखा है। फिजिटल मॉडल की बात करें तो एक होगा आपका फिजिकल तरीके से ये जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इंक्रीज़ करेगी। कॉल सेंटर हो गया, एफएसए हो गया, डीएसए हो गया, ब्रांचेस वगैरह हो गए। और फिर डिजिटल मॉडल में ये ऐप यूज़ करेगी, सोशल मीडिया यूज़ करेगी और उसके साथ साथ वेबसाइट यूज़ करेगी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरे चैनल्स वगैरह से भी कस्टमर्स वगैरह लेकर आएगी। एयूएम के अंदर हमें अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिल रहा है अब तक तो, बट अभी तो मैनेजमेंट जो है वो प्रॉमिस कर रही है कि 30 to 35% का जो है लोन बुक का ग्रोथ देखने मिलेगा हमें, जो कि मेरे हिसाब से अभी के ग्रोथ के हिसाब से अगर आप पूना वाला को कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आप इतना ज़्यादा फोकस मत करो 3 साल तक, क्योंकि ये जो है कंपनी प्रॉपर एक्सपेंशन मोड में चल जाएगी, नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करेगी। तो इन्हें जो अपनी लोन बुक है वो बड़े फास्ट पेस पे ग्रो करनी है, मतलब 30 to 35% पे इन्हें कुछ कैगर पे हर साल 5 से 6 साल अगले ग्रो करनी है लोन बुक। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो जो है वो डबल करने पड़ेंगे, वो तो एक नीड ही है। अगर आप इनका ईयूएम लोन बुक का जो मिक्स देखोगे तो एमएसएमई में सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड जो है वो 35% के आसपास है, पर्सनल लोन 28% के आसपास है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 17% है, पीओसी आपका 14% है और उसके बाद आपके अदर्स जो है वो 2% के आसपास है। कंपनी को जो है रेटिंग बड़ी अच्छी मिली है, जिसके जो कि इसके कॉस्ट ऑफ फंड्स पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाती है। अब कोई भी फाइनेंशियल हो, आपकी रेटिंग जितनी ज़्यादा बेटर होती है, आपकी रेटिंग जितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है, उतना आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि पूना वाला जो है एक एनबीएफसी है, तो इसका मैक्सिमम बोरोइंग जो है वो बैंक से ही होगा। अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक से जो है ये अभी कुछ 66% के आसपास बोरो कर रहे हैं, फिर 11% जो है एफआई से बोरो कर रहे हैं, उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब एफआई हो गया, उसके बाद आप इंश्योरेंस से देखोगे तो 20% की बोरोइंग है, और फिर नहीं म्यूचुअल फंड से 20% की बोरोइंग है और अदर से 3% के आसपास कुछ बोरोइंग है। तो ये जो है ये इनका इंस्टीट्यूशन वाइज जो है वो ब्रेकअप है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है इस कंपनी की बड़ी स्टेबल रहने लगी है आजकल। रिस्क मैनेजमेंट, अब किसी भी आपके फाइनेंशियल हो गया उसको रिस्क मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल हो गया, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट के अलग अलग अप्रोच होते हैं सबके। कोई डेटा ड्रिवन करता है, कोई फ्रॉड वगैरह पहले से प्रिवेंट करता है, कोई फिजिकल लोगों को यूज़ करता है, लाइक नॉर्मल लोगों को, इनके किसी का लाइक ह्यूरिस्टिक्स पे कोई रिस्क मैनेजमेंट करता है। तो सबका रिस्क मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। यूजुअली नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो कि बैंकिंग के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, वो रिस्क मैनेजमेंट को जो है इतना अच्छे से समझ नहीं सकते किसी भी बैंक का बाहर बैठकर। हमें जो है ग्रोथ ट्रैक करनी पड़ती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, तो ग्रोथ जो है लोन बुक के अंदर आपको ऑटोमेटिकली देखने मिल जाएगी। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 42% का जो है ग्रोथ आपको देखने मिला है। ओपेक्स टू एयूएम जो है, ओपेक्स टू एयूएम जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा उस बैंक के लिए बेटर होता है। इसका मतलब ये है कि बैंक के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ओपेक्स टू एयूएम में हमें रिड्यूसिंग ट्रेंड जो है वो देखने मिला है। फिर उसके बाद एसेट क्वालिटी जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जो कि हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए अगर आप ट्रेंड नोटिस करोगे तो आरओई के अंदर जो है ये बैंक के अंदर थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ट्रेंड देखने मिला है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। Q1 को कंपेयर करोगे, Q1 FY25 और Q1 FY24 को, तो आरओई जो है ज़्यादा एकदम, आरओए जो है आपका ज़्यादा एकदम रिड्यूस नहीं हुआ है। बट एक और चीज़, अब किसी भी फाइनेंशियल के लिए अगर आप नंबर कंपेयर करोगे Q4 का और Q1 का, तो ऑब्वियसली Q4 का जो नंबर है वो Q1 से बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए, आपका बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कोई भी हो, माइक्रो फाइनेंस लेंडर कोई भी हो, अरमान फाइनेंशियल्स वगैरह कोई भी कंपनी हो, Q1 ख़राब होता है। ये बात जो है आप आपके दिमाग में फिट करके रख लो। अगर आप बैंकिंग कंपनी ट्रैक करते हो तो ऐसे मत सोचना कि भाई Q4 से Q1 के नंबर्स एकदम ज़्यादा कम हो गए, ग्रोथ कम हो गई, आरओए कम हो गया। Q1 ख़राब ही होता है किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए। और इस बार का Q1 तो और ही ख़राब था, इलेक्शंस वगैरह आ गए, हीट वेव वगैरह चल रहा था, तो हर साल Q1 में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप देखोगे तो आरओई के अंदर हमें रिडक्शन देखने मिला होगा इस कंपनी के, क्योंकि डेट जो है कंपनी का वो रिड्यूस होते जा रहा है अगर आप FY21 से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि आपका आरओई के अंदर आपका आरओए और लेवरेज भी इन्वॉल्व होता है, तो आरओई के अंदर रिडक्शन देखने मिला, जो कि एक पॉजिटिव बात है। फिर उसके बाद अगर हम कॉनकॉल की बात करें कि मैनेजमेंट ने जो है कॉनकॉल के अंदर क्या बोला है, तो इनके सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का जो मिक्सचर है, वो सिक्योर्ड लोन जो है इनके 49% है, अनसिक्योर्ड 51% के आसपास है। कॉस्ट टू इनकम के अंदर हमें रिडक्शन देखने मिल रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव बात है। इसका मतलब ये है कि आपके इनकम के हिसाब से आपके जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम कॉनकॉल की बात करें तो अभी नया CEO आया है, HDFC बैंक में था, 25 साल इन्होंने काम किया है, 7.5 लाख करोड़ का जो है पोर्टफोलियो हैंडल किया। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो CEO है वो बेटर परफॉर्म करेगा पिछले वाले से। अब होपफुली देखा जाए, अरविंद कपिल इस CEO का नाम है,
होपफुली एक्सपेक्टेशंस है कि बेटर परफॉर्मेंस दे, बट हम एकदम से बाहर बैठे हुए हैं, हम बिज़नेस नहीं चला रहे, तो हम बाहर बैठकर बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, हमें बिज़नेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अगर लोन बुक की जो ग्रोथ रेट है वो लोन बुक की जो परसिस्ट होते जा रही है, कंटिन्यू होते जा रही है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो सीईओ है नया वाला जो मैनेजमेंट टीम है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किस तरीके से इंक्रीज़ होता है, ग्रोथ किस तरीके से आती है, एसेट क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन रहती है, यही सब जो चीज़ें अगर हम ट्रैक करते हैं तो ओवरऑल आपको कंपनी का जो है ऑपरेशनल मैट्रिक्स पूरा अच्छे से समझ जाता है और फ्यूचर चीज़ें भी कंपनी की समझ जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी को जो है क्वार्टरली ट्रैक करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट पढ़कर कुछ नहीं होता है, वो वॉरेन बफेट स्टाइल हो गया पुराना वाला। तो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्वार्टरली आपको कंपनी को ट्रैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपनी के साथ अभी करंट स्टेज पे क्या चल रहा है वो समझता आएगा और बेसिकली समझ जाएगा कि ये स्टॉक प्राइस के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, जो कि वो क्या रीज़न की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद बात करें तो मैक्रो फैक्टर्स की वजह से कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि इंडिया का जीडीपी अभी ग्रोथ रेट के अंदर कुछ 7% 8% का एवरेज ग्रोथ रेट देखने मिल रहा है हमें जीडीपी के अंदर। और बाकी अगर आप बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करोगे तो मॉर्टगेज टू जीडीपी वाला जो रेशियो है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इसलिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि पेनिट्रेशन की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब पूना वाला जो है आपका एनबीएफसी कंपनी है, एमएसएमई लेंडर भी है, तो इनका मैक्सिमम लेंडिंग वही आपके T2 T3 सिटीज़ के अंदर ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी है कंपनी के पास, बट कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है, बड़े सारे एमएसएमई लेंडर्स है, बड़े सारे माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स है जो कि स्पेस के अंदर है। अब वही है कि पूना वाला का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो मुझे बड़ा पसंद आया, बट और 2-3 प्लेयर्स है जो कि पूना वाला के पेस पे जो है वो ग्रो कर रहे हैं, सेम पेस ऑफ ग्रोथ रेट है। बट देखते हैं कि अब किसका मैनेजमेंट जो है कैसा प्लान कर रखा है किसके कंपनी के लिए। वही है कि ट्रैक करते रहना पड़ता है, बैठे बैठे कुछ बातें नहीं कर सकते, और फिनेंशियल्स में तो ट्रैक करना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया तो बस आपका कंपनी का ही काम हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो ट्रैक करते रहनी पड़ती है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले ही बोल दिया, नया सीईओ आया उसने पहले ही बोल दिया कि प्रॉफिट ग्रोथ आप ज़्यादा देखो मैं 3 साल तक। आईडीएफसी के केस में भी यही हुआ, आईडीएफसी वाले भी यही बोल रहे कि 1 साल FY25 तक प्रॉफिट ग्रोथ देखो मैं। बैंक है आईडीएफसी बैंक, और ये पूना वाला जो है एनबीएफसी है, पता है प्रॉपर कंपैरिजन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कॉमन एग्जांपल लेके कि होता क्या है ऐसे केसेस में। प्रॉफिट ग्रोथ ये बोल रहे कि अभी मत देखो, स्टॉक जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देगा। अगर आप चार्ट नोटिस करोगे, ऐसे तो चार्ट देखकर कोई फ़ायदा होता नहीं है, बट प्राइस अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे तो स्टॉक जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। जैसे ही मैनेजमेंट बोलता है कि आप प्रॉफिट इग्नोर कर दो, तो लोग जो है शेयर होल्डर जो है वो मार्केट के अंदर स्टॉक को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि 3 साल तक आप प्रॉफिट देखो मत, एयूएम को देखते रहो। एयूएम इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा 3 साल बाद फिर से, क्योंकि अभी जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज़ कर रही है। तो आप प्रॉफिट देखो ही मत, आप कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यू पे भरोसा करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी यही बोलता रहा। स्टॉक प्राइस जो है 110 से लेके आके अभी 71 72 पे ट्रेड कर रहा है आईडीएफसी बैंक। तो ये सब जो कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको नोटिस करनी होती है, तो फिनेंशियल में आप ये गेसिंग गेम नहीं खेल सकते हो। कोई और सेक्टर है, कोई और कंपनी है, चलता है, फिनेंशियल में नहीं चलेगा। फिनेंशियल में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये गेसिंग गेम, क्योंकि एक बार आपका ग्रोथ रेट कम हो गया, एक बार आपका एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते इस कंपनी का, और इतना गंदा गिरता है प्राइस। अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखोगे, अरमान फाइनेंशियल्स हो गया, मनी बॉक्स हो गया, एकदम से प्राइस गिरने स्टार्ट हो गए। क्यों? कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, एसेट क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए, तो एकदम से फाइनेंशियल्स के स्टॉक जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए ट्रैक करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप्स गेम मत खेलो। जब इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है आपको, जब आपको फिनेंशियल के ऊपर भरोसा हो रहा है, तभी आप फिनेंशियल को इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर करो। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 70% लाइबिलिटीज़ के अंदर इनकी जो 70% जो लोन बुक है वो वेरिएबल रेट पे है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये स्पेकुलेट कर रहा है कि भाई आगे अभी बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज़ देखने मिले, तो हो सकता है कि रेट जो है वो रिड्यूस होते जाए। तो इनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो कंपैरेटिवली अगर फ्लोटिंग रेट पे है, तो आगे जाके रेट जो है वो 6% हो जाता है, 6% पे करना पड़ेगा, और अगर 5% हो जाता है तो 5% पे करना पड़ेगा। तो ये जो है कंपनी के फ़ायदे पे रहेगा। बट अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गए, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अभी तो आरबीआई ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना ऑब्वियसली कॉमन है। और यूएस फेड भी जो है अपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रहा है, और आरबीआई जो है यूएस फेड को ही फॉलो करता है। तो बेसिकली मुझे भी ऐसे पर्सनली लगता है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर रिडक्शन देखने मिलेगा। बट ये फ्लोटिंग रेट वाला आप एकदम बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस वे में ले सकते हो कि भाई इसकी बुक जो है वो फ्लोटिंग है तो ये कंपनी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
फिर ओपेक्स टू एयूएम की बात करें तो ओपेक्स टू एयूएम के अंदर इंक्रीज़ देखने मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो है अभी एक्सपेंशन मोड के अंदर जा चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की बहुत ज़्यादा होगी, ओपेक्स कंपनी के साथ चलते रहेंगे, तो ओपेक्स टू एयूएम के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिल सकता है, जिसके वजह से हमें कॉस्ट टू इनकम के अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिल सकता है। तो पूनावाला की ओवरऑल बात करें तो ठीक ठीक सी फाइनेंशियल कंपनी है, ओके ओके सी कंपनी है, एवरेज सी कंपनी है, ग्रोथ रेट अच्छा है। अब कंपनी का मैनेजमेंट अभी अभी बदला है, तो पता नहीं है कि अब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस कंपनी को लेकर। बट मुझे तो कंपनी, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता कि मैं पूनावाला को एज़ यूजुअल जैसे ट्रैक कर रहा हूँ वैसे ट्रैक करते रहूँगा। जब मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि भाई इस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है, इससे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है, मैनेजमेंट जो है जो बोल रहा है वो कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट नया है, ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। ऑब्वियसली एचडीएफसी का मैनेजमेंट है तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अच्छा करेगा, बट हम बाहर बैठे हैं और वो अंदर बैठे हैं, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ मैक्सिमम केसेस में, ऐसे तरीके के रिस्क फिनेंशियल्स के साथ तो कभी नहीं लेता हूँ। अब मेरे पास इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अरमान फाइनेंशियल के साथ मैंने ये रिस्क लिया था, कलेक्शन एफिशिएंसी कम हो गई, स्टॉक प्राइस एकदम से टैंक हो गया, 30-40% का तो लॉस वही स्टॉक के अंदर हो गया। मनी बॉक्स के साथ इतना नहीं हुआ, मनी बॉक्स के टाइम पे मैंने जब रिपोर्ट्स वगैरह आ गई थी तो मैंने पढ़ना वगैरह स्टार्ट कर दिया था, कॉन कॉल वगैरह मैंने नोटिस कर लिया था कि भाई कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर रिडक्शन देखने मिला है। आपकी मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ के साथ यही दिक्कत चल रहा है। आपकी पूनावाला भी एक टाइप की मैं माइक्रो फाइनेंस बुक ही बोलूँगा मैं इनको, मतलब एमएसएमई लेंडर है मुझे पता है, बट काइंड ऑफ माइक्रो फाइनेंस के कैटेगरी के अंदर ही डालूंगा, क्योंकि इनके पर्सनल लोन्स वगैरह आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, और ये आपके छोटे लेंडर्स को भी लेंड करती है ये कंपनी। तो इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, ट्रैक करते रहो इस कंपनी को। बाकी इस वीडियो के अंदर हमने जो भी स्टॉक्स के बारे में बात किया, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, तो छोटे बच्चे जैसे रिएक्ट मत करना। ये वीडियो का सोल पर्पस यही था कि आपको जो है कंपनी का एनालिसिस प्रोवाइड किया जाए। तो आपका वो बड़ा बड़ा टाइम होता है ना, 2 घंटा 2.5 घंटा, जो कि ये वीडियो की रिसर्च में लगता है किसी भी कंपनी को ट्रैक करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए और आप सीधा ये वीडियो देखकर डिसीजन ले सको कि भाई इस कंपनी के अंदर ये चल रहा है। आपको पूरी कंपनी की स्टोरी जो है वो समझ जाएगी, और फिर आप जो है डिसीजन खुद ले सकते हो। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।